जब रेस्टोरेंट अभी हम चालू करेंगे, ऐसा जब वो स्टेज आई, तब फिटनेस इंडस्ट्री फ्लरिशिंग थी। हम्म, तो आई थॉट कि अभी रेस्टोरेंट से अच्छा फिटनेस क्लब इफ आई स्टार्ट, तो ये अलग मौका पे मैं लेके जा सकता हूँ। पहले फिटनेस क्लब में ऑब्वियसली हमें बैंक लोन लिया था, तो बैंक लोन के बिना तो इट वाज नॉट पॉसिबल। और प्रोजेक्ट लोन लेके फिर हमने वो फर्स्ट मेरा चालू किया था। एक्चुअली मुझे मेरा खुद का ऐसा सोच है कि मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वो मेरे को नॉलेज अगर हो तो ही मैं वो बिजनेस करता हूँ। मतलब आई डोंट डू ओनली एज ए इन्वेस्टर। मेरे लाइफ में आई हैव टू जनरेट माई ओन फंड्स। तो मैं डाइवर्स, मेरे जो प्रॉफिट के जो फंड्स है वही आई डाइवर्सिफाई अदर बिजनेसेस। बिजनेस एक्टिविटीज। घर में अगर बिजनेस का माहौल हो तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोगों को बिजनेस बढ़ाने में, उसको और ज्यादा मजबूत करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत चंद गिने चुने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में कोई भी बिजनेस की या उद्योग की बैकग्राउंड नहीं होता, इसके बावजूद खुद के बलबूते पर इस एक समंदर में, जिसे कह सकते हैं, उसमें छलांग मारते हैं। ना केवल छलांग मारते हैं बल्कि उसको सफल भी करके दिखाते हैं। मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही एक युवा उद्योजक की, जो पुणे के मिहिर कुलकर्णी ग्रेविटी ग्रुप के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस श्रृंखला में। जैसे आगे बढ़ेंगे इनसे में बातों बातों में, जिसे हम कहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। आपको इनके देख के आप पहला सवाल जो जहन में आता है, जो मेरे भी मन में आया, कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए थे। आपके व्यक्तित्व को देख के ऐसे लगता है। कभी लगा था कि एक्टिंग कर लूं, या कई ऑफर्स थे? एक्चुअली मैं आई स्टार्टेड माई करियर विद होटल मैनेजमेंट से मैंने शुरुआत की। जी। तो मैं स्कूल और कॉलेज डेज में थिएटर में एक्टिंग करता था। तो मुझे एक थिएटर लाइन में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मुझे एक जी टीवी के एक प्राइम टाइम टीवी शो पे मेन लीड का ऑफर मिला था। जी। मैंने एक दिन शूटिंग भी की हम्म। उसकी, बट समहाउ मुझे वो सब एडजस्ट नहीं हो पाया उस माहौल से। सो एक दिन के बाद मैंने वहाँ से प्रोड्यूसर को बोल के वहाँ से मैंने क्विट कर दिया। क्योंकि लोगों को अमूमन पसंद आता है थिएटर में और स्क्रीन पे दिखना, ये सब। आगे बात जैसे बढ़ेगी तो इनका वो पैशन वैसे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस तरह से है वो भी देखेंगे। लेकिन आप जो है, मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी हमको पता चला कि आपके दादाजी फिटनेस में थे, पहलवान थे। तो बचपन कहाँ गुजरा और कैसे आप उनसे प्रभावित हुए और फिटनेस की तरफ पहले बढ़े? मेरा जन्म मुंबई में हुआ, जी। क्योंकि मेरी माँ मुंबई की है। फिर हम नासिक में पहले रहते थे। फिर सेकंड स्टैंडर्ड तक हम नासिक में थे, और थर्ड स्टैंडर्ड से हम पूना में शिफ्ट हो गए। तो बचपन से हमने कभी दादाजी को ऐसे कुश्ती करते हुए वगैरह देखा नहीं। बट जो हमारी दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, और दादाजी हमें जिस तरीके से हम मराठी में व्यायाम बोलते हैं, जी। वो सुबह उठ के हम हमसे करके लेते थे। तो एक बचपन से ही हमें वो कहानियाँ सुन के वो अपने आप हमें दिलचस्पी उसमें आने लगी। तो कभी दादाजी के साथ, मतलब एक्सरसाइज या व्यायाम कराते थे तो क्या कराते थे? योगा कराते थे, दौड़ने को लगाते थे? कई तरह के हैं मत। हमारे उसमें जो पहलवान की जो भाषा रहती है, जी। तो उसमें जोर बैठका बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो जोर और बैठका रोज सुबह हम हमसे पूरा 100 करके लेते थे। फिर उसके बाद हमें वो दूध और वो एक हेल्दी ड्रिंक रहती थी जी। जो दादी हमें देती थी। तो इस तरह से हम हमारे दादाजी के साथ हमारा बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग था। फिर जब
ये कर रहे थे तभी से शुरू हुआ कभी, मतलब देखिए हमारे ऊपर बचपन में प्रभाव होता है, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके बड़े लोग हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली सीखते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। तो आपके लिए वो फिटनेस का जो है वो शायद दादाजी से आया। फिर पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कॉस्ट और अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट थे, और आपकी माताजी भी जॉब करती थी, एलआईसी में, एलआईसी में एलआईसी थी। में, एलआईसी में। तो उन दोनों के साथ में बढ़ते हुए, और फिर आप अपने आप के लिए क्या सपने देखते थे कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है? अभी जब हम छोटे थे तब 6 स्टैंडर्ड में अलग सपना था, जी 8 बिल्कुल। स्टैंडर्ड में अलग सपना है, 10th में अलग रहता है। हुँ, बट जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी थी। जी। तो मुझे वो टाइम पे शेफ़ बनना था। हुँ, तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट, बॉम्बे मुंबई का जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से मेरी डिग्री कंप्लीट की। हुँ, बट उसके बाद मुझे मतलब रेस्टोरेंट चालू करने के एंगल से ही मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। पहले से ही मुझे बिज़नेस एक्यूमेन, पहले से ही मुझे बिज़नेस में ही आगे बढ़ना था। हुँ। फिर कभी शुरुआत की, क्योंकि जैसा आपने कहा, मेरे तो इतने सारे सपने थे, कभी मैं फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी, कभी कुछ कोई नाटक देख लिया तो मुझे लगता था मैं स्टेज आर्टिस्ट बनूँगी, फिर और कुछ और कुछ। तो लेकिन आप, मैंने देखा कि आपके हर जो बचपन में छोटे-छोटे सपने देखे होंगे, उसका एक एक्सटेंशन कहीं न कहीं आपके बिज़नेस में रिफ्लेक्ट होता यस। है। तो कभी कोशिश की कि छोटा-सा एक रेस्टोरेंट खोल के देखूँ? बाद में तो बड़ा आपको, ऑफ कोर्स आप हॉस्पिटैलिटी में आ गए। हाँ, उसके पीछे एक ऐसी स्टोरी है कि जब मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, उसके बाद में मुझे वो सीरियल का ऑफ़र आया। जी। फिर उसके बाद मैंने वो सीरियल क्विट करने के बाद मुझे ऑप्शन था कि रेस्टोरेंट मैं चालू करूँ, बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, वी हैड टू सी कि लोन कहाँ पे प्रॉपर्ली मिलेगा। हुँ, तो रेस्टोरेंट चालू करूँ या ऑब्वियसली आई एम इनटू फिटनेस। तो वो टाइम पे फिटनेस क्लब्स का बहुत यू कैन से एक एक प्रचलन लहर था थी, बिल्कुल, लहर थी। बिल्कुल। वहाँ तळवलकर है, काफ़ी सारे नाम हाँ, हैं। बहुत जी। वो टाइम पे आ रहे थे। 2008 से चालू हुआ था हुँ, ये। तो मैंने ताज में मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया। अच्छा। ताज में मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया। उसके बाद जब रेस्टोरेंट अभी हम चालू करेंगे, ऐसा जब वो स्टेज आई, तो फिटनेस इंडस्ट्री फ्लरिशिंग थी। हुँ, तो आई थॉट कि अभी रेस्टोरेंट से अच्छा फिटनेस क्लब इफ आई स्टार्ट, तो ये अलग मौका पे मैं लेके जा सकता हूँ। हुँ, तो हमने फिर फिटनेस क्लब की जगह देखना चालू करके, जो हमें एक आइडियल जगह लगी, तो वहाँ पे आई वुड से पुणे फर्स्ट बिगेस्ट फिटनेस क्लब आप बोल सकते हैं उसको। हुँ, अराउंड हमने 8000 स्क्वायर फीट में वो हमारा पहला चालू किया था। और वैसा अभी तक पूना में आया नहीं था वो टाइम पे। एक आध दो रहेंगे, हुँ, बट वो स्पेसिफिक एरिया में वैसा आया नहीं था। तो उधर से फिर हमने चालू किया 2009 में। 9 में। लेकिन एक मध्यम वर्ग की बात मैं अमूमन देखती हूँ कि जब माँ-बाप होते हैं, उनको लगता है एक सिक्योर जॉब में बच्चा चला हाँ। जाए, एक ज़्यादा रिस्क वाली बात ना हो, खुश मिजाज रहे। आपने जब ये सोचा कि मैं बिज़नेस करूँगा, चाहे जो भी हो, तब घर से सपोर्ट था या फिर कुछ अलग? एक्चुअली मेरे पिताजी मुझे सीए बनाना चाहते थे, अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट। हुँ, तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लासेस को भी मैं सीए के एक झावरे क्लासेस करके है जी। पूना में, हुँ, वहाँ पे आई हैड गॉन 3-4 मंथ्स। बट मुझे कभी भी अकाउंट्स या मतलब इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सर्विस बिजनेस जो रहता है, हुँ, उसमें ही मुझे पहले से ही दिलचस्पी थी। तो और डेफिनेटली मेरे मम्मी ने, मेरे माताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, बिकॉज़ जब मैं एक्टिंग जॉइन करना चाहता था, तभी भी मेरी माताजी ने मुझे सपोर्ट किया था। जब बिज़नेस चालू करने के टाइम पे इट वाज़ अ जॉइंट सपोर्ट, यू हुँ, कैन से मेरे पिताजी और माताजी दोनों ने सपोर्ट किया। बट मेरे पिताजी, बिकॉज़ ही इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए भी है हुँ, पिताजी, तो एक उनका इंटेलेक्चुअल एंगल रहता है। जी। और मेरी माँ का एक मतलब हार्ट का करेक्ट, एंगल, हेड एंड हार्ट हार्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है हमारा। तो
इसकी वजह से मेरे माताजी का मेरे को ज़्यादा सपोर्ट रहा है हम्म इमोशनली, हम्म बट प्रैक्टिकल मेरे पिताजी का एक्सपीरियंस भी मुझे फर्स्ट बिजनेस में मेरे काम में होता है। फिर जब ये होता है तो जो सर्विस क्लास होता है या जो थोड़ा बहुत छोटा अपना व्यवसाय करते हैं उनमें एक ये नहीं होती कि फंड कहाँ से लाए बिजनेस शुरू करना। तो क्या आपने कर्जा उठाया था जब ये किया? कमिंग एग्जैक्टली कैसे किया? कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पहले फिटनेस क्लब में ऑब्वियसली हमें बैंक लोन लिया था। हम्म तो बैंक लोन के बिना तो इट वाज नॉट पॉसिबल, हम्म और प्रोजेक्ट लोन लेके फिर हमने वो फर्स्ट मेरा चालू किया था। लेकिन मेरा उसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट और मेरे जहन में था कि हाउ टू वर्क दिस थिंग, दैट्स व्हाई इट वाज अ स्मूथ जर्नी, हम्म, क्योंकि पहले से प्लानिंग अच्छे से हो चुका। जी। तो उसके लिए देखिए फिटनेस इंडस्ट्री में आना एक बात है, उसके लिए एक बहुत बड़ा विजन होना और एक अपना यूनिकनेस होना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ पे लोग आने के लिए फिर उनके रिजल्ट्स यहाँ पे ऐसा है, लोगों को ऐसा होता है कि वो कमाते तो है सालों साल लेकिन गंवाना जल्दी से चाहते थे, खर्च बहुत जल्दी करना चाहते। तो ये सारे के लिए आप यूएसपी आपका क्या लेके आए? एक्चुअली मुझे मेरा खुद का ऐसा सोच है कि मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वो मेरे को नॉलेज अगर हो तो ही मैं वो बिजनेस करता हूँ। मतलब आई डोंट डू ओनली एज ए इन्वेस्टर। हुँ, अगर मुझे अभी मैंने जैसे अभी होटल एक 2019 में चालू किया, बिकॉज मेरे को बैकग्राउंड था मेरे होटल मैनेजमेंट का। जी। वैसा मेरा फिटनेस का मैंने फिटनेस में कोर्स भी किया था, हुँ, और मैं खुद मेरे 16 ईयर्स से आई गो टू जिम। हुँ, तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग का और फिटनेस का एक खुद को थरो नॉलेज था, एंड फिटनेस कोर्स करने की वजह से मुझे उसके न्यूएंसेस मालूम थे और किस चीज़ की वजह से लोगों को क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो वो मुझे खुद को मालूम था, बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड इन दैट। करेक्ट। तो मुझे वो इजी गया, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट इन टू दैट फील्ड, अगर वो फील्ड में नहीं हो और आप सडनली कोई बिजनेस चालू करते हो, हुँ, तो लोगों को क्या चाहिए वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसकी वजह से फिर मैंने जो मुझे चाहिए था, जब मैं नया नया जिम जाना चालू जी, किया था, जी। तो सेम कोई भी यंगस्टर चाहता है कि हुँ, शुड बी फिट, ही शुड हैव अ गुड करेक्ट, बॉडी। करेक्ट। वो जब टाइम था तब वो शाहरुख खान की एक सिक्स मूवी पैक एब्स का सिक्स पैक्स का करेक्ट एक प्रचलन था तब। प्रचलन था। राइट, सब लोग सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते थे। राइट, तो मैं खुद वो जर्नी से गया हूँ। तो आई आइडेंटिफाइड ऑल द पीपल कमिंग टू मी कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। राइट। तो वो टीम लेके फिर उनको हम वो इक्विपमेंट्स भी हमारे फिटनेस क्लब में, तो वैसे उनको फिर रिजल्ट मिलते गया। एंड आई स्टार्टेड माय फिटनेस क्लब इन 2010। मेरा ओके। पहला जो था जी, दिव्यवाड़ी में जी। ग्रेविटी फिटनेस क्लब। हुँ, तो अभी इन जैन इट कंप्लीटेड 14 इयर्स। करेक्ट। और जितने भी चालू हुए फिटनेस क्लब हुँ, वो हुँ, बाजू में, हुँ, या दे डोंट हैव दैट शेल्फ लाइफ। हुँ। एक शेल्फ लाइफ रहता है 5-6 साल के बाद जी, में, जी। इट इज हार्ड टू सस्टेन, हुँ, क्योंकि नया इक्विपमेंट्स आता है। पहले जब हमारे टाइम पे एरोबिक्स नया था, हुँ, उसके 2 साल के बाद आपको स्पिनिंग स्टूडियो आ गया, हुँ, फिर जुम्बा आ गया, हुँ, फिर अभी वो अलग अलग क्रॉसफिट और ये सब ट्रेनिंग्स आ गए। हुँ, तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। करेक्ट। वो फिर आता है कल्ट, फिर ये वो सब और उसमें एक और चैलेंज होता है कि आप आपका विज़न तो है, लेकिन जो ट्रेनर्स हैं सब, वो समय-समय पर सही ट्रेनर्स लाना जिनको वो जानकारी अच्छी हो, जो डेडिकेटेडली काम करे, तो उसमें कितनी चुनौती होती है? ट्रेनर्स के अभी इंस्टीट्यूट है पूना में, हुँ, जहाँ पे इफ यू टाई अप विद देम यू गेट सर्टिफाइड ट्रेनर्स। तो जो भी हमारे जिसके साथ भी टाई अप है, दे प्रोवाइड अस विद रेगुलर ट्रेनर्स। सो बिकॉज क्या कोई भी ट्रेनर लेके लोगों को कुछ गलत रिजल्ट मिले, जी। वो हम नहीं चाहते। हुँ, इसकी वजह से हम सर्टिफाइड ट्रेनर्स ही लेते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट पीपल, अगर आपको कुछ बैक इशू चालू हो गया, या फिर फोर आर्म्स के लिए आपका रिस्ट का इशू हो हुँ, सकता है, हुँ, शोल्डर का इशू हो सकता है, हुँ,
उस सब के लिए आपको ट्रेनर भी क्वालिफाइड चाहिए। जी। तो आप कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी आदमी को ट्रेनर नहीं बना सकते। अगर वो कर भी रहा होगा जिम, तो उसको वो बेसिक नॉलेज चाहिए कि एग्जैक्टली इफ ही हैज सम मेडिकल इशू, तो क्या उसको वर्कआउट प्लान होना चाहिए, उसको अगर डाइट में क्या होना चाहिए। तो ये सब जो नॉलेजेबल अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो दे आर प्रोवाइडिंग विद गुड ट्रेनर्स। सो उसका हमें कभी उसका प्रॉब्लम कभी हो प्रॉब्लम गया। नहीं हुआ। फिर आपका ये फिटनेस वाला जो बिजनेस है वो थोड़ा स्थिर स्टेबल होने के बाद में, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में आए या साइमल्टेनियसली आ गए? नहीं, उसका पीछे ऐसा है कि जैसे 2008 से 2012 तक मेरे आजू बाजू में 8-9 फिटनेस क्लब चालू हो गए थे। तो फिर सब 2011 के बाद फिटनेस क्लब्स ही चालू करने लगे थे पूना में। तो एक एरिया में आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा एक ही था पहले, तो मेरे आजू बाजू में 5-6 हो गए। तो कंपटीशन बढ़ गया, प्लस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। जो हमारी पहली वाली प्रॉफिटेबिलिटी थी, जी। वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई बिकॉज वी हैड टू सस्टेन। तो वो टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और मैं लैंड में इन्वेस्ट करना मैंने वो टाइम पे चालू किया। तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने चालू किया ग्रैंड हेरिटेज। जी। इट वाज अ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग करेक्ट, इन वाकड़। वाकड़ में। तो वो प्रोजेक्ट हमने पहले चालू किया, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज इमीडिएटली वी गॉट बुकिंग्स। तो मेरे लाइफ में आई हैव टू जनरेट माय ओन फंड्स। तो मैं डाइवर्स, मेरे जो प्रॉफिट के जो फंड्स है वही आई डाइवर्सिफाई इन अदर बिजनेसेस। बिजनेस एक्टिविटीज। तो फिर उसके बाद में मुंबई में हमारा एक प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल हुआ, कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, जैसे करके फिर मैं फिटनेस इंडस्ट्री से फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आया। बट वो टाइम पे भी फिटनेस क्लब आई वाज एक्सपेंडिंग। फिर हमारी एक खारघर में ब्रांच चालू हो गई, फिर एक नासिक में ब्रांच चालू हो गई। तो फिटनेस तो ऑब्वियसली आई हैड गुड टीम देन जो एक्सपेंड कर रही थी, सो आई कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माय अदर प्रोजेक्ट्स। तो फिर कंस्ट्रक्शन में हम आए उसके बाद। बट कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई बैकग्राउंड तो था नहीं आपके पास शायद? कंस्ट्रक्शन लाइन का बैकग्राउंड, माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, ओके। ही हैड अ वेरी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उसके साथ में मेरा बहुत बार उसके साइट पे जाना, ऑफिस में जाना, तो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था उसको। तो उससे मुझे, माय कोर्स वाज फॉर 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट का। तो 3 साल हम सैटरडे संडे उनके साइट पे ही जाते थे। तो उनके फादर से भी लंबी कन्वर्सेशन होती थी हमारी, तो इससे मुझे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज मिला। फिर उसको स्टेबलाइज करते गए, फिर हॉस्पिटैलिटी साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया? नहीं, फर्स्ट फिटनेस क्लब के बाद कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस कंपनी फिर चालू हुई हमारी। फिर फाइनेंस कंपनी के बाद 2017 में आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ मोदी जी। राइट। तो मोदी जी की एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक योजना थी जी, योजना बिल्कुल अभी भी चल अभी रही है। है जी। तो वो योजना से मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि 2013 से मैं सोशल वर्क, थोड़ा बहुत कुछ सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था। फिर जब मोदी जी का वो योजना भी आई और मेरे पास में एक राइटर आया जो मेरे पास में वो स्क्रिप्ट लेके आया, तो मुझे वो स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी। फिर हमने सोचा कि वी शुड टेक दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। तो उसमें मेन जो थॉट था, वो थॉट था मोदी जी का। अच्छा। बिकॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी की योजना है। तो मेरी ऐसे दिल से ख्वाहिश थी कि इसमें कुछ तो मोदी जी इस फिल्म में हमें सपोर्ट करें। तो हमारे अबका फिल्म की बात करें? अबका। फिर हमारे कुछ दोस्त और कुछ लोगों से
पीएम ऑफिस का हमें कांटेक्ट मिला। हम्म, तो पीएम ऑफिस में हमने मेल भेजा और हमने हमारी रिक्वेस्ट भेजी कि हमें इसमें मोदी जी के कुछ वॉइस क्लिप यूज करने हैं, अच्छा। या कि जब वो बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है, हम्म, जो हमारा मेन किरदार था, हम्म, हु हैड वोन ऑस्कर में, उसको लायन पिक्चर के लिए पुरस्कार मिला था, हम्म, सनी पवार करके। हम्म, तो वो हमारा मुख्य किरदार था। हम्म, उसके साथ में सुनील शेट्टी ने और तमन्ना ने भी छोटे रोल्स हाँ। प्ले किए। हम्म, फिर वो जब हमने मेल भेजा तो बाय गॉड्स ग्रेस हमें मोदी जी के आशीर्वाद मिल गए, हम्म, और मोदी जी के पीएम ऑफिस से हमें परमिशन मिल गई हम्म, वो सब यूज करने की ऑफिशियली। हम्म, फिर हमने स्क्रिप्ट भी वैसे चेंज की कि कौन से जगह पे हमें मोदी जी का थॉट लाना है, हम्म, और फिर वो अपनी बहन के लिए जो स्ट्रगल करके अपनी बहन को एक सक्सेसफुल बनाता है, वैसा वो मूवी है। तो उसके बाद हमने स्पेसिफिक जगह पे मोदी जी के रिकॉर्डिंग्स डाल के, दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू मोदी जी हिज मिशन एंड हिज एंड मिशन। यस, एब्सोल्युटली। और बहुत बेहतरीन फ़िल्म है, आप ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगी। मैंने देखी हुई है फ़िल्म वैसे। और ये फ़िल्म इंडस्ट्री भी, मतलब मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा अननोन टेरेन में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसका कुछ न कुछ मूल तो है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है। अ, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सफलता पा मिलती है। अ, वो अभी ये भगवान का आशीर्वाद है हुँ, कि जहाँ पे जा रहे वहाँ पे सफलता मिल रही है, बट कई कई जगह पे लॉस भी होता है। हुँ, कई कई जगह पे लॉस भी होता है, वहाँ से सीखने को मिलता है। जी, फिर उससे हम वो गलती दोबारा ना करें। वो जिंदगी तो मतलब इट इज अ लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। लेकिन आप जो जो सारे व्यवसाय में थे, वो सारे व्यवसाय अगर हम देखें, उद्योग देखें, तो कोविड के टाइम पे सब बैडली हिट हुए। चाहे कंस्ट्रक्शन हो, हॉस्पिटैलिटी, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, सभी हिट हुए। यस। और ऑब्वियसली फाइनेंस भी हिट हुआ, क्योंकि लोग तब जो बड़े से बड़े बैंक है, वो भी एक राहत देना चाहते थे कि ईएमआई मत भरिए। तो वो जो एक मुश्किल दौर था, उससे कैसे आप ये हुए, वहां पे क्या सीखा, उससे कैसे बाहर निकले? मेरा होटल जो कोरेगांव पार्क का जो मेरा जी, होटल है, वो प्रोजेक्ट हमारा कोविड के पहले चालू हुआ था। जी। फिर कोविड की फर्स्ट फेज आई। हुँ, फिर फर्स्ट फेज में हमने वो थोड़ा सा स्टॉल किया हुँ, प्रोजेक्ट। हुँ, अराउंड 80% काम हमारा कंप्लीट हो गया था। जी। फिर लॉकडाउन उठ गया, वैक्सीन जब आ हुँ, गई। हुँ, उसके बाद हमने सोचा कि अभी ये 2-3 महीने में वी विल स्टार्ट। ऐसा करके हमने अराउंड 13 फरवरी को हुँ, 13 फरवरी को हमारे होटल का ओपनिंग हुआ, हुँ, जहाँ पे प्रसिद्ध गायक मिका सिंह आए थे। जी। और मिका सिंह ने वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस करके हमने हुँ, वो ओपन किया था। फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन पे भी एक कोई फंक्शन था। हुँ, और 8-9 दिन के बाद सेकेंड वेव आ गई हुँ, और वापस लॉकडाउन हो गया करेक्ट। ऑन 23rd और 24th हुँ, February। हुँ, तो दैट वाज बैडली हिट। हुँ, दैट वाज बैडली हिट हुँ, बिकॉज अराउंड 80 to 90 एम्प्लॉयज हमने वहाँ पे हायर किए थे, जी, जो इंडिया के अलग अलग जगह से वहाँ आए थे। वहाँ पे आए थे। हुँ, जैसे शेफ हो तो नॉर्मली वो गढ़वाल से करेक्ट, आते हैं, करेक्ट। बाकी सब लोग बाकी स्टेट से भी थे। तो अभी हमारे पास में सैलरी का इशू हुँ, बहुत हुँ, मेन इशू था, हुँ, बिकॉज 80 लोग आके तो बैठे हैं, हुँ, बट देर इज कंप्लीट लॉकडाउन। कंप्लीट तो लॉकडाउन। उनका सैलरी कैसा करे, हुँ, नया बिजनेस है, उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट हो गया था। हुँ, हुँ, तो वो बिजनेस हम सस्टेन कैसे करें, वो जी, सारी बहुत मुसीबतें वो टाइम पे आई थी। बट एज आई एम, जैसे मैं शंकर महाराज का और हुँ, महाकालेश्वर का मैं, जी, बिल्कुल। तो मुझे कोई भी पैसा मतलब दूसरों को एश्योरेंस देके फिर उनको सैलरी ना देना, ऐसा
या 50% कट करो बहुत सारे लोगों को, अगर बिजनेस ही शट हो रहा है तो वी कैनॉट ब्लेम द बिजनेस ओनर, करेक्ट, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इन द प्रॉब्लम। यस, तो वो दूसरों को कैसे देखेगा अगर वो खुद को ही नहीं देख पाया तो। हम्म, बट फिर टचवुड मेरे अलग अलग बिजनेस और अलग अलग वेंचर्स होने की वजह से सारे लोगों की सैलरीज एवरी मंथ आई वाज गिविंग देम। और बहुत लोगों को कोविड में पुणे कमिश्नर ऑफिस को भी हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये सब चीज़ों से हमें उनको डोनेट किया। उसके बाद कोविड में आई थॉट कि यही एक सोशल वर्क हो गया है जी, कि हमारे एम्प्लॉयज को संभालना, यही एक सोशल वर्क एंगल से मैंने करेक्ट, करेक्ट, वो देख के, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज स्मूथ। राइट। तो कोविड के दौर से जो सबक सीखे एज अ बिजनेसमैन, वो क्या है? अगर आपको मैं लिस्ट आउट करने को बोलूं, 1 2 3। इट कम्स बैक टू माय फर्स्ट बिजनेस ओके, कि हेल्थ इज वेल्थ। परफेक्ट, यस, क्योंकि मेरा पहला जो बिजनेस है वो फिटनेस क्लब है, और अगर आपके पास में हेल्थ रहेगी तो ही दैट इज द बिगेस्ट वेल्थ करेक्ट, फॉर यू। और कोविड के बाद अगर आपने लोगों का अप्रोच अभी देखा टुवर्ड्स फिटनेस, टुवर्ड्स डाइट, करेक्ट, इट हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। यस, जो पहला एक लेड बैक एटीट्यूड रहता था फिटनेस के बारे में, वो सडनली लोग एक्टिव हो गए हैं अभी, जी, बिकॉज उनको समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन लेवल्स वो टाइम पे एवरी डे वी यूज्ड टू चेक 5-6 टाइम्स कि यस, ऑक्सीजन का यस, क्या है। करेक्ट, या फिर सो आई वुड से कि कोविड से हमें हमारे खुद की हेल्थ के बारे में कितनी प्रेशियस है उसका हमें एक ज्ञान हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में आप चल रहे थे, फिटनेस का आपका बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी भी बढ़ रहा था। तो ये तीनों में से आपको अगर मैं पूछूं कि कोर क्या है कि जो बहुत पसंद है? क्योंकि देखिए, हर बच्चा पसंद होता है, लेकिन समवन इज मोर स्पेशल। अगर मैं खुद की मतलब मैं खुद के क्रिएटिविटी एंगल से बात किया जाए तो फिल्म्स मुझे ओके, अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग और बहुत कमिटमेंट और डीप वर्क होता है मूवीज में, एंड इट इज क्रिएटिवली डीप वर्क। करेक्ट, बट अगर मॉनेटरीली प्रॉफिट की बात की जाए तो आई वुड से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बिकॉज आई नो कि ये इसका क्या होने वाला है, ये प्रोजेक्ट का आगे क्या हो सकता है, ये जी, हमें 90% गारंटी होती है कि इसका क्या होने वाला हम्म, है। मूवीज में मैं बोलता हूँ 5-6% ही गारंटी होता है कि इसका क्या हो सकता है आगे जाके, बिकॉज अच्छी अच्छी मूवीज चलती नहीं है, खराब मूवीज चल जाती है, अचानक से चल जाती है, अचानक चल बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, यू अचानक से 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसा देखते हैं। तो मूवी इज वेरी अनसर्टन बिजनेस, बट क्रिएटिवली इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। आप थिएटर में जब बचपन में करते थे, कौन से नाटक में आपने काम किया? क्योंकि मराठी थिएटर बहुत रिच है, वैसे बता दूं मैं आपको, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो सभी अन्य राज्यों के भी जो कलाकार है, जैसे परेश रावल जी हो या बड़े बड़े कलाकार है जो थिएटर में काम करते हैं, उनको मराठी थिएटर के बारे में बहुत ज्यादा जिसे आदर सम्मान है, वैसे देखा जाता है अमूमन। आपने कहाँ काम किया थिएटर में? मैं 8 स्टैंडर्ड से पहले स्कूल प्ले स्टेट जी, लेवल कंपटीशन में हमारा पार्टिसिपेशन होता था। फिर पुणे में पुरुषोत्तम करंडक बिल्कुल, एक बहुत, यस, बड़ा प्लेटफॉर्म है सारे यस, लोगों के लिए, यस, तो वहाँ पे हमारा कॉलेज से हम रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद में ओडिशा में एक नेशनल लेवल ड्रामा कंपटीशन होता था एवरी ईयर, अभी भी होता है, तो वो बाराबट्टी स्टेडियम में होता है वो कंपटीशन। तो वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मैं मेन लीड प्ले कर रहा था। तो वहाँ पे वी गॉट द नेशनल लेवल अवार्ड, नेशनल लेवल कंपटीशन का अवार्ड। तो इट वाज अ माइम प्ले, ओके, मुक ओके, अभिनय था। तो वहाँ पे हमें अवार्ड मिला था। और बाकी मैं कॉलेज और ये थिएटर में एक्ट करता था।
फिर उसी का एक्सटेंशन हुआ फिल्में बनाना। अभी हाँ। और कोई फिल्म है लाइन में? अभी एस एस राजमौली जो है, हम्म। आर और बाहुबली जी, के, आरआर वाले हैं। तो उनका जो मेन एसोसिएट डायरेक्टर है हम्म। पीटर ट्रिकोटी, हम्म। was the associate director for RRR, बाहुबली हम्म। 1, 2, हम्म। और राजमौली जी के सारे मूवीज में ही इज विथ हम्म। हिम। तो वो हमारे मूवी के दिग्दर्शक है, अच्छा। पेटा त्रिकोटी। हम्म। और साउथ का देव गिल करके एक प्रसिद्ध अभिनेता है, हम्म। तो ही इज प्लेइंग द मेन लीड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। अच्छा। तो ये हमारी प्रोजेक्ट 2 साल पहले चालू हुआ था। हम्म। तो इसका नाम है आओ विक्रमार्का, ओके। जो 6 लैंग्वेज में प्रदर्शित होगा, हम्म। और जिसका म्यूजिक रवि बसरूर, हम्म। जो केजीएफ और ये सारे इसके जो राइट। म्यूजिक डायरेक्टर है, यस। उन्होंने म्यूजिक दिया है। हम्म। और सयाजी शिंदे, प्रवीण तरडे, और सारे साउथ की बड़े अभिनेता हम्म। उसमें, तेजस्विनी पंडित, हम्म। तो सारे वो मूवी में हैं। अपना अपना किरदार उन्होंने अच्छे से निभाया है। तो वो जून एंड या फिर जुलाई में वो मूवी रिलीज होगी। हम्म। उसके कुछ लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन के कुछ पार्ट चालू है। हम्म। तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, तो वो मूवी 6 लैंग्वेज में रिलीज होगी। एंड ये मूवी हमने ओरिजिनली मराठी में भी शूट की है। अच्छा। तो ये मूवी ओरिजिनली मराठी और तेलुगु में हम्म। शूट हुई है, हम्म। और बाकी लैंग्वेज में फिर डब हुई है। डब हो जाएगी जी। तो ये फर्स्ट मराठी मूवी है जो जिसका बजट अराउंड 50 करोड़ प्लस हम्म। है, हम्म। जो ओरिजिनली मराठी में शूट हुई है। जी। तो इससे हमारी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक साउथ के स्टैंडर्ड का एक प्रोजेक्ट साउथ और हिंदी फिल्म स्टैंडर्ड का एक प्रोजेक्ट मिलेगा। और ये मूवी बंगाली में भी रिलीज होगी, हम्म। बंगाली लैंग्वेज में भी रिलीज हम्म। होगी। हम्म। सो आई होप कि ये मूवी अच्छा वो करेगी। हम्म। जरूर करेगी, क्योंकि इतनी मेहनत अगर उसमें गई है, इतने अच्छे आर्टिस्ट और डायरेक्टर है। एक और बात है कि साथ साथ में आपकी फिलैंथ्रोपी भी है कि एक मैंने देखा कि जो डीपर स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो मुश्किल दौर से सस्टेन हो जाते हैं। मैं जिन भी लोगों से साक्षात्कार कर रही हूँ, मेरे दर्शकों ने देखा होगा, तो जिनका वो एक है, आप शंकर महाराज मठ के साथ में जुड़े हुए हाँ। हैं, वो कनेक्शन कैसे हुआ? बचपन से कुछ स्पिरिचुअलिटी घर में थी, या कैसे आप उसकी तरफ आकर्षित हुए? जब जो मैंने गांव जो अडॉप्ट किया है, हम्म। मेरे दादाजी का जो गांव है, वहाँ पे जब सूखा पड़ा था, जी। तब जो मेरे पिताजी एक जगह पे हमारे रिलेटिव के पास सीखने गए थे, उनके बड़े भाई किसी और जगह पे गए थे। तो बहुत ही बुरी अवस्था में वो गांव हमने छोड़ा था, हमारे दादाजी ने, हमारे दादी जी ने। तो उसके बाद मेरे दादाजी पूरे तरह से आध्यात्मिक हो गए थे, हम्म। क्योंकि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारे सामने ही वो अलग अलग पोथी हम्म। का वाचन करना, हम्म। पूजा, हम्म। और ये सारी चीजें हमने हमारे आंखों से देखते हुए बड़े हुए हैं। हम्म। और हमारी दादी की भी सारी कहानियों में भी एक आध्यात्मिकता छुपी हुई थी। हम्म। तो आध्यात्मिक और आध्यात्मिक में बचपन से ही था, हम्म। क्योंकि जैसे फिटनेस मेरे दादाजी से मैं दादाजी सीखा से हूँ, मिला, करेक्ट। वैसे आध्यात्मिक जो मराठी में हम आवड़ बोलते हैं, जी। वो वहाँ से ही डेवलप हुई। मुझे याद है कि हमारा मेरा भी जब बचपन गुजरा तो मैं नाना नानी के साथ में था, और वो काकड़ आरती सवेरे, और हाँ। जो आप बता रहे तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी भी सवेरे 6-7 बजे से शुरू हो जाता था, फिर उनका पाठ सारा सप्तशती पढ़ना, गुरु पारायण, ये वो रात के दोपहर के 1:30-2 बजे तक चलता था। उसके बाद में खाना खाएंगे। 100 साल से थोड़ा सा पहले गुजरे, लेकिन एक भी टैबलेट उन्होंने जिंदगी में नहीं खाई थी, हाँ। क्योंकि फिटनेस का जो है Yes. वो दौर, शायद आप भी उसी तरह से बड़े हुए उनको देख के। मतलब एकदम आइडेंटिकल है ये। हम्म।
क्योंकि वही हम जब सुबह उठते थे तो हम दादाजी को पाठ पढ़ते हुए देखते। एवरी डे। हम्म। तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था। हम्म। तो जिधर जाए उधर बिना चप्पल के ही जाते थे। तो हम बोलते थे अरे ये कुछ लग सकता है रास्ते में, हम्म। पर वो उन्होंने उनका। कर्मयोगी थे ये लोग। हाँ, बिल्कुल। ऐसा हम बोल सकते हैं। और शंकर महाराज 2012 में, हम्म। मैं एक नया नया बिजनेस चालू हुआ था, तब बहुत परेशानियां पहले आती, सबको ही आती है सबको आती जी। बिजनेस के हम्म। स्टार्ट में। तो शंकर महाराज के यहाँ पे मैं गया था 2012 में। हम्म। तो एक चमत्कारिक अनुभव हम हम्म। बोल सकते हैं। हम्म। वो शंकर महाराज मठ में एक आपको हमेशा ही मिलता है। हम्म। जो भी जाते हैं वो उनको शंकर महाराज कुछ दे के ही भेजते हैं। हम्म। तो ये महाराज का मैं 2012 से चालू किया करना, हम्म। शंकर महाराज का। और उसके साथ में महाकाल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त हूँ, हम्म। महाकाल। हम्म। शंकर महाराज का मंदिर हम्म। और महाकाल महादेव का मंदिर मेरे को 2020 से ही मेरी इच्छा थी हम्म। कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए, जी। कुछ अच्छा काम हम्म। हो, एक मंदिर बनाने का। हम्म। और ये चीज़ें ऐसे आप प्लान करके नहीं कर सकते हम्म। कि अभी जैसे मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये मेरे नेक्स्ट 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। हम्म। वैसा ये प्रोजेक्ट नहीं होता ये। हम्म। जैसे आपको बुद्धि हो और जैसे आपको मौका मिले, आपके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का मिश्रण बन के एक आदमी मंदिर जी। बना सकता है। हम्म। और उसकी आध्यात्मिक एक जो चाहत है उससे ही वो पॉसिबल होता है। हम्म। तो शंकर महाराज और महादेव की कृपा से हमारे बड़े गांव में लास्ट फरवरी में हम्म। फरवरी में ही एक भव्य महादेव मंदिर का लोकार्पण, और शंकर महाराज मंदिर का पहला मंदिर मराठवाड़ा साइड में हम्म। और जो। उसके साथ में आपने मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उस गांव में काम किया। अ, आधुनिक शिक्षा जो लोगों तक पहुंचाए, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो भी काम आपने। वो गांव हमने जब अडॉप्ट किया हम्म। तब देवेंद्र फडणवीस साहब जी। ने हमें बहुत हेल्प किया हम्म। उसमें। आई वुड से कि देवेंद्र फडणवीस साहब एक बहुत ही स्पेशल स्पेशल पर्सन है मेरे लाइफ में। हम्म। हम्म। बिकॉज मैंने देखा कि मोदी जी का प्रभाव है, देवेंद्र जी का है। हाँ, इन दोनों नेताओं से क्या सीखा? मोदी जी से जो हमारा देश आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम्म। जिस लेवल पे गया है, हम्म। और जो आर्टिकल 370, जो बाकी के जितने भी योजनाएं हैं, हम्म। जो जो मोदी जी ने किया है वो एक विजन के साथ किया है देश के विकास के लिए। जो भी उन्होंने किया है वो पहले तो कभी 2014 के पहले हम्म। हम उसके पहले भी इंटरनेशनल जी। बॉर्डर्स पे जाते जी। थे। जी। बट जो रिस्पेक्ट हम्म। इंडियंस को अभी मिलना चालू हम्म। हुआ है हम्म। वो हमने कभी देखा नहीं है सर। और एक अलग वाइब और एक हम्म। वाइब्रेंट कंट्री है ही हम्म। इंडिया, हम्म। बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल अवेयरनेस। हम्म। जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से इट इज अ वाइब्रेंट कंट्री। हम्म। लेकिन मोदी जी ने यंगस्टर्स को भी वाइब्रेंट कर दिया है अभी, बिकॉज एवरी वन हैज एक जज्बा आ गया है लोगों में, देश के प्रति भी और खुद के प्रति भी, कि हम कुछ हम्म। आगे कर सकते हैं। हम्म। तो ये मोदी जी के बारे में। और फडणवीस साहब इज अ लीडर विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड हम्म। एंड अ वेरी क्लीन सोल। मेरे उनके साथ बहुत बार
संबंध आते हैं, हम्म, और वो मेरे मेंटर है ऐसा भी हम्म, मैं बोल सकता हूँ। बट जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में एक डेवलपमेंट हम्म, और जैसे योजनाएं वो ला रहे महाराष्ट्र में और कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। हम्म, और जैसे मैं एक मिडिल क्लास जी, फैमिली से आया हूँ, जी, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़का जिसको देर इज नो इंटरेस्ट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, हम्म, तो मैं क्लीन स्लेट आदमी करेक्ट, हूँ। करेक्ट, तो एक बच्चे के जैसे उन्होंने मुझे मेंटर किया है। मेंटर किया हम्म, विदाउट एनी मोटिव। हम्म, तो ही इज अ ट्रू पर्सन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हम्म। और मैं उनको मैं मतलब उनको आई हैव माय हाईएस्ट रिगार्ड्स। मैंने देखा आपको ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया गया है। उसके पीछे क्या कंट्रीब्यूशन ज़हन में रख के, क्या ध्यान में रख के दिया गया हो? मैंने मेरा जो सोशल वर्क है हुँ, वो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो कोपरडी में वो एक जो इंसिडेंट हुआ था, जी। तो वो बच्ची ससून हॉस्पिटल में एडमिट थी। हुँ, तो 2014-15 में आई थिंक सो ये इंसिडेंट हुआ था, जी, जो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट था बिल्कुल। पूरे हुँ, हुँ, देश के लिए। तो अ, मैं उसके फैमिली को मिलने गया था हुँ, 2015 में। हुँ, तो मैंने वो टाइम पे कुछ एजुकेशनल हेल्प हुँ, जितना हो सके उतना वो बच्चे को किया था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ज़हन में आया कि ये तो एक बच्ची है। हुँ, ऐसे बहुत सारे मतलब आप स्पेशल किड्स बोल सकते हैं हुँ, जिनको हुँ, हुँ, कम समझ में आता है। हुँ, मेरी मासी इज अ स्पेशल किड। हुँ, ओके। मेरी जो रियल मासी है हुँ, 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 वो स्पेशल किड है। हुँ, तो मेरे को पहले से ही मेरे मासी का मैंने बचपन से सब देखा है हुँ, कि उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, जी, जो मेरे नाना नाना जी पे है हुँ, कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या बच्चों का क्या होगा, होगा? वो करेक्ट। कहाँ पे रहेंगे। हुँ, और हुँ, हमारे माँ के घर पे तो सब बेटियां हैं, हुँ, तो उनको एक अलग प्रेशर रहता था कि फिर इनके घर पे लेके जाना है हुँ, सब। वैसे हमारे तो सारे जितने भी हैं हुँ, हुँ, रिलेटिव्स, दे आर ऑल वेरी 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 गुड ह्यूमन हुँ, बीइंग्स। हुँ, तो ऑब्वियसली वी हैव मेरे खुद को एक बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव है। हुँ, तो फिर तब से फिर मैंने स्पेशल पॉपुलेशन किड्स के लिए भी एक काम शुरू जो कर काम शुरू किया जो हुँ, सिंहगढ़ रोड में ही है। हुँ, तो वहाँ पे ग्रेविटी फाउंडेशन का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हुँ, वहाँ पे। हुँ, अभी जल्द ही हमारा आगे का प्रोजेक्ट है कि हम ये बच्चों के लिए एक हॉस्टल स्कूल चालू करें हुँ, और उनको ही हम डोनेट करने वाले हैं। हुँ, तो उसका एक अभी प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा थोड़े महीनों में। हुँ, तो आई थिंक सो एक अपने घर में जब आप देखते हैं जी, क्या गुजरती है, क्या गुज़रती सही। तो अब रियल में आपको समझ में आता है कि बाकी लोगों के घर में क्या गुजरती हुँ, होगी हुँ, व्हेन दैट स्पेशल पर्सन और स्पेशल किड हुँ, आपके उनके घर में है। हुँ, क्योंकि आई वुड नॉट से इट इज दे आर मेंटली रिटार्डेड, हुँ, क्योंकि मेंटल रिटार्डेड इज अ ये जो है वो नेचुरली होता है सब। हुँ, ये खुद अगर आप स्मोक करोगे आपको कैंसर होगा, जी, आप ड्रिंक करोगे आपका लिवर का प्रॉब्लम होगा, हुँ, ये सब आपके हाथ से किया हुआ है। हुँ, तो यू पर ये लोगों को नेचुरली होता है। ये जी, बॉर्न होने के बाद ये करेक्ट, खुद कुछ करते करेक्ट, नहीं है करेक्ट, ये स्टेज पे आने के लिए। राइट। दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर देम टू कॉल देम एज स्पेशल किड्स, हुँ, कि जिनको हम हेल्प करना चाहिए। हुँ, और भगवान ने हमें इसलिए आई थिंक सो दिया है कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, हुँ, और कोई ना कोई मार्ग से वी शुड गिव देम बैक। करेक्ट, मतलब मेरा बराबर है।
फिर ये होता है कि मैंने देखा आपके ऊपर दादाजी का प्रभाव है, माताजी का प्रभाव है, पूरे जो एक इकोसिस्टम होती है हमारी, परिवार होता है, परिवार के हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ हम देखते हैं, छू जाता है कुछ मन को, जैसे आपने अभी मासी का जिक्र किया। साथ ही में कुछ किताबें होती है जो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। कौन सी वो किताब है या कौन सी वो किताबें हैं जो आपको लगा कि ये मुझे गाइडिंग फोर्स है? तो मैं कॉलेज में तो सीक्रेट करके एक किताब थी, हाँ जी, रोंडा बायन। द सीक्रेट। जी, तो वहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन करेक्ट। का बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ पूरा आपके। अट्रैक्शन का एक अच्छे से बताया है। हम्म। तो और वो बहुत वर्क करता है। वर्क भी होता है, हम्म। क्योंकि वहाँ आप निगेटिव थॉट्स चले गए आपके माइंड से, हम्म। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव थॉट से ही हम आगे जाने वाले हैं। और जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तब पॉजिटिव चीजें ही होंगी, हम्म। निगेटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव चीजें होने वाली जी। है। तो वो किताब बहुत इंस्पायर करती है मुझे, जी सीक्रेट। बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों को मैं बता दूं कि सीक्रेट ये ऐसी किताब है रोंडा बायन की, अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो आप जरूर लीजिएगा। कोई भी पन्ना उठा लीजिए, उसमें आपको कोई ना कोई सबक मिलेगा। इट इज मेनली कि आप अपनी खुद की डेस्टिनी खुद बनाते हो और उस पर विश्वास रखना। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो भी बोलते हो वास्तु आपको तथास्तु कह देती है। तो सीक्रेट साथी में रखते हैं आप हमेशा या? नहीं, मतलब मैं ऐसे कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी जब भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए काम में, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो आप डॉक्टरेट की बात कर रहे थे जी राजस्थान जी। यूनिवर्सिटी का, तो वो जो कोपर्डी का मैंने आपको बोला, तो वहाँ से चालू होके फिर वो एम्बुलेंस सर्विसेज पे आ गया। जी। क्योंकि फिर मुझे एक ऐसे ध्यान में आया कि जो एकदम गरीब घर के जो है लोग, तो उनको वो जो फुल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, वो अंदर तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको जी कभी कभी जी आना। जी। तो फिर हम वो फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस अभी डोनेट करें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को। पहले हमने शंकर महाराज मठ को डोनेट किया अभी, तो उससे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने में एक क्विकनेस बहुत जरूरी है। जी। तो उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस हमने किया, और वो गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट मिले तो जान बच जाती है। जान बच जाती है। तो आई थॉट कि दिस इज अ गुड थिंग टू डू। उसके बाद फिर बड़े गांव का तो हमने ड्रिप इरिगेशन कंप्लीट हो गया है, मंदिर कंप्लीट हो गए हैं। अभी वहाँ पे हम हमारा पब्लिक टॉयलेट्स का काम चालू है अभी। वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स का काम जून तक कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मुझे पूरा जिस हालत में हमारे दादाजी ने वो गांव छोड़ा था, उसके बाद में जो मुझे उस गांव से जो लगाव पहले से ही है, मुझे एक आदर्श गांव उसको बनाना है। और वहाँ के बच्चों को एक गुड एजुकेशन और मतलब अच्छा लाइफ में करे, जी। ऐसा प्लेटफॉर्म बना के उनको वहाँ पे हमें देना है। हम बात करें ग्रेविटी की ग्रुप की, तो ग्रेविटी के ग्रुप के पास में कंस्ट्रक्शन है, फिर हॉस्पिटैलिटी, फिटनेस आपका मेन है, फिल्म एंटरटेनमेंट है, और फिलैंथ्रोपी जो है उसके साथ साथ चलती है। अभी हमने हैसबर करके एक प्रोजेक्ट, हैसबर करके भी एक प्रोजेक्ट लिया है। अच्छा। तो वो भी अभी ग्रेविटी ग्रुप के अंदर आ गया है। क्या है उसकी स्पेशलिटी, खासियत? जैसे आप रिमोट एरियाज में जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में, या जहाँ पे रिमोट एरिया है, जहाँ पे एक आरएमसी प्लांट सेटअप नहीं हो सकता जी, वो जगह पे कंक्रीट की बहुत जरूरत रहती है, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंक्रीट बहुत जरूरी है। तो जो हमारा जो ये हैसबर C30 है, वो 30 क्यूबिक मीटर एवरी आवर वो आपको कंक्रीट देता है, और वो ट्रक है। तो ट्रक के अंदर ही वो पूरा हमने असेंबल करके, पीछे एक असेंबलिंग यूनिट है जहाँ पे आपको फ्रेश कंक्रीट ऑन साइट मिलता है। ओके। तो ऑन साइट आप ट्रक कहाँ पे भी लेके जा सकते हो, और वहाँ पे वो कंक्रीट यूज हो सकता है। और आरएमसी प्लांट सेटअप इतना बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है। फिर अराउंड 1 से 1.5 एकड़ आपको एक आरएमसी प्लांट एटलीस्ट 20 to 30,000 स्क्वायर फीट तो लगता ही है आरएमसी प्लांट सेटअप करने के लिए। तो आरएमसी प्लांट के बिना फिर डेवलपमेंट स्लो ना हो जाए। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे हिली एरियाज है, देहरादून साइड हो गई, मसूरी साइड हो गई, वहाँ पे ये ट्रक्स अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो वो भी आपके
एक बुके में आ गया हाँ। है एक तरह से। 5 years डाउन द लाइन कहाँ देखते हैं आप ग्रेविटी को और क्या आपका विजन है उसके लिए? अभी इन 5 years आई थिंक सो कि ग्रेविटी की जो जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आएंगी वो हमें एनकैश करके आगे हम ऑब्वियसली ये सब लेके ही जाएंगे हम्म जो है। हम्म और कुछ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो आगे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी वी विल थिंक अबाउट इट और उसको एनकैश हम डेफिनेटली करेंगे। बट उसके साथ में मुझे जो हमारा सोशल वर्क है हम्म वो और बढ़ाना है ग्रेविटी से। हम्म तो अभी हम जो हमारी टीम है वो अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग गांव हो या अलग अलग जगह जहाँ पे ज़रूरत हो हम्म तो वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और उससे फिर हम आगे उसमें डेवलपमेंट की कैसा कर सकते हैं वो हमारा नेक्स्ट विजन है ग्रेविटी। पुरस्कार आपके लिए क्या, क्योंकि मैंने देखा आपको पुरस्कार भी काफी मिले हैं, पुरस्कार आपके लिए क्या मायने रखता है? पुरस्कार डेफिनेटली इट बूस्ट योर मोरल हम्म क्योंकि आप काम करते हैं बट अगर आपको कोई पुरस्कार देता है तो इट मेक्स यू फील गुड। आपको अच्छा लगता है कि आपकी काम की सराहना कर रहे हैं तो पुरस्कार डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है सब सब लोगों की लाइफ में है। जी। अ, कभी फिर से कभी एक्टिंग एक बार आजमा के देखने की ख्वाहिश है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं अभी सिर्फ प्रोडक्शन पे ही अभी हम्म और 2-3 स्क्रिप्ट अच्छी आई है हमारे पास तो उसका वर्किंग चालू है। तो ये मूवी रिलीज होने के बाद में हम उस पे काम इमीडिएटली चालू करने वाले हैं। तो अभी मोस्टली प्रोडक्शन पे ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक और है कि हर कॉर्पोरेट की अपनी एक फिलॉसफी होती है और एक मिशन स्टेटमेंट बनता है उससे, जो पूरी सोच का एक निचोड़ होता है। आपके लिए वो ग्रेविटी ग्रुप के लिए क्या है? आई वुड से डोंट कीप एनी लिमिटेशंस डोंट कीप एनी लिमिटेशंस खुद को कम मत समझिए। अगर एक मैं 2010 से 2024 तक ग्रेविटी ग्रुप अगर बढ़ सकता है जी। हर एक आदमी बढ़ सकता है। हम्म सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भरोसा और जो भी करे वो सच्चे दिल से करना चाहिए और सच्चे मार्ग से होना चाहिए। हम्म वो आजकल लोग इजी मनी के लिए शॉर्टकट्स। बहुत शॉर्टकट लेते हैं हम्म तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम्म और हम 10 साल पीछे चले जाते हैं उसमें। जी। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा यह मैसेज है कि जो भी है इजी मनी के पीछे ना जाए। हम्म जो भी है हार्ड एंड मनी जो है वो रहता है हम्म और एंड तक रहता है। तो उसके पीछे ना जाए और खुद को कम ना समझे। हम्म कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है अगर उसने डिसाइड किया तो। और वो डिसाइडिंग पॉइंट तक जब पहुंचेंगे उसके बाद ही वो होगा। तो लेकिन जब खुद को कम ना समझेंगे तभी वो डिसाइडिंग पॉइंट जी तक जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे कोई है ख्वाहिश जो पूरी करनी है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा ऐसे? नहीं, अभी तो ऐसी कुछ ख्वाहिश नहीं है बट जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही है आगे उसको आगे जाएंगे। लेके लेके जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि आप फिटनेस के क्षेत्र में हो, बाकी सारे हो, लेकिन क्रीड़ा क्षेत्र में भी आपका कुछ काम है। हाँ उसके बारे में जानना चाहूंगी, और आपने जो वेटरन उसके लिए ये किया है वो क्या है एग्जैक्टली? एक बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इंडिया करके है हम्म जहाँ पे श्री नितिन गडकरी साहब इज द प्रेसिडेंट और मैं उस पे चेयरमैन हूँ। जी। तो एवरी ईयर हम वेटरन क्रिकेटर जितने हैं हम्म हमारे हम्म तो उनके मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं। और हाल ही में एक अलग टाइप का हमने मैच किया हम्म जहाँ पे पूना पुलिस वर्सेस पुणे कॉरपोरेशन जी। उनके बीच में अभी 3-4 महीने पहले ही हम्म एक क्रिकेट मैच हुआ जहाँ पे इट वॉज अ
वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हम्म। तो ये अभी एवरी ईयर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मैचेस। हम बात कर रहे थे मिहिर जी से, जो अपनी पूरे ग्रेविटी ग्रुप के साथ साथ उनके जो पैशंस है उस सभी के बारे में हमसे बात कर रहे थे। उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन से क्षेत्र में वो ज्यादा काम करना चाहते हैं, वो भी हमको बता रहे थे। समाज के लिए, भलाई के लिए कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहता है ग्रेविटी ग्रुप। तो इस तरह के लोगों से मिलने के लिए, उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आप हमारी ये श्रृंखला जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स डालना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह किन लोगों से आप मिलना चाहोगे, उसके सुझाव भी आप हमको भेज सकते हैं। उनसे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मिहिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।